नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज 5 मार्च 2023 को आयोजित कनिष्ठ लिपिक या कहें जूनियर असिस्टेंट का जो पेपर होता है उसके आंसर की आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं। आप इस आंसर की से अपने नंबर मिला सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, मेरे पास जो सीरीज है वो आपकी सीरीज ए है, तो इसके आधार पे आप मिलाते हुए चलिएगा कि क्या चीज़ें हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो प्रश्नावली है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, पहला प्रश्न है सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन से रिलेटेड है। देखिए, पहला प्रश्न है, ये कह रहा है विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में कंप्यूटर से किस फाइल को स्थायी रूप से हटाने के लिए निम्न में से कौन सी कुंजी को प्रयोग किया जाता है। देखिए, जिसमें आप अपने लैपटॉप से या कंप्यूटर से कोई फाइल को परमानेंट डिलीट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या करोगे, कंट्रोल के साथ ना शिफ्ट के साथ आप डिलीट करोगे। ठीक है, इसका जो पहले का जो सही आंसर है आपका डी है। मैं आपको शिक्षित पर वही बताते चलूँगा कि कौन सा इसका आंसर सही है। ठीक है, ज़्यादा अगर मैं प्रत्येक चीज़ को पढ़ने शुरू करूँ तो ये वीडियो लेंथी हो जाएगी। अब वहीं अगर हम दूसरे प्रश्न की अगर बात करूँ, पहला प्रश्न का आपका डी आंसर है। ठीक है, अगर हम दूसरे प्रश्न की बात करें, निम्न में से किस शासक को शाकाहारी कहा जाता है, तो जो शाकाहारी कहा जाता है वो आपके बी, इसका जो सही उत्तर है बी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। अब क्यों कहा जाता है इसको भी मैं समझा देता हूँ। देखिए, समुद्रगुप्त का जो पुत्र था चंद्रगुप्त द्वितीय, बहुत ही क्या था, शक्तिशाली या शौर्यवान और ये वीर ये पुरुष था, और ये बहुत ही अच्छा अगर कहें सर्वगुणों से ये संपन्न व्यक्ति था। शासकों पर इसके द्वारा विजय प्राप्त की गई थी और विजय प्राप्त करने के कारण शाकाहारी भी इसे कहा जाता है। देखिए, इसीलिए इसको क्या कहा गया है, शाकाहारी कहा जाता था। ठीक है, और ये उपाधि किसने दी, विक्रमादित्य की उपाधि इनके द्वारा बाद में क्या हुई, धारण की गई थी। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। तो तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, तो तीसरे प्रश्न को देखिए, दीवाने खालिसा द्वारा स्थायी रूप से प्रशासित जागीरी भूमि को क्या कहा जाता था, ये आपको बताना है। देखिए, अगर तीसरे का सही उत्तर दूं तो इसका ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, मद ए मास इसे कहा जाता है। क्यों कहा गया है, क्योंकि संपूर्ण साम्राज्य का जब विभाजन खालिसा जागरी या सूर्योगल या कहे मद ए मास में होता है तो मद ए मास की देखभाल सद उद सद के अंतर्गत इसे किया जाता है, इतना ध्यान में रखिए। अब देखिए, वहीं अगर चौथे प्रश्न का उत्तर दें तो सूर्य अस्त नियम किस भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित है, इसका अगर सही उत्तर दें तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है आपका डी आंसर इसका क्या है, सही है, स्थायी व्यवस्था से इसके संबंध है। अब क्या है, जो जमींदारों को एक क्या होते थे, एक निश्चित तिथि को राजस्व जो सरकार को क्या करना होता था, अदा करना होता था। और अगर हम बात करें 1793 की, तो उस समय जो बंगाल में रेगुलेटिंग एक्ट जो चल रहे थे उसके आधार पर अगर हम कहें तो आधार पर 1794 को इसे सूर्य अस्त कानून सनलाइट लो अगर हम बात करें तो लगाया गया, जिसके कारण अगर एक निश्चित तिथि को जब सूर्य अस्त होने से पहले अगर आपने ये जो कर होता था, जो ज़मींदारों को जो जिला कलेक्ट्रेट के पास भूमि रकम यहाँ पर अदा करनी या कहें उसको जमा नहीं की जाती थी, तो उसकी जो संपूर्ण ज़मीन थी या ज़मींदारी उसकी क्या होती थी, नीलाम कर दी जाती थी। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, सूर्य अस्त नियम। इसीलिए कहा गया है कि सूर्य अस्त होने से पहले जिसका भी कोई भी कर या बकाया है तो कलेक्ट्रेट के माध्यम से इसे जमा किया जाता था, और उसे अगर जमा नहीं किया जाता तो उस व्यक्ति विशेष या जमींदार की भूमि को क्या कर दिया जाता था, नीलाम कर दिया जाता था। आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, अब ये देखिए, ये आपका सेट है ए है, तो इसके आधार पर इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब वहीं अगर हम बात करें जो पांचवा जो प्रश्न है, पांचवा प्रश्न क्या कहता है, देखिए इसमें कह रहा है, एक धर्म एक जाति मानवता का एक ईश्वर का नारा किसने दिया था, ऐसा कौन सा शख्सियत था जिसने ये नारा दिया था। देखिए,
पांचवी का अगर सही उत्तर दूं तो आपका ए ऑप्शन सही है, नारायण गुरु द्वारा इसको दिया गया था, जिसका मतलब था कि एक धर्म एक जाति मानवता का ईश्वर का नारा दिया गया था। ठीक है, अगर वहीं हम छठे प्रश्न की अगर हम बात करें, देखिए थोड़ा सा इसको मैं बता भी देता हूँ विस्तार पूर्वक। देखिए, जब हमने कहा कि एक धर्म एक जाति मानवता का ईश्वर एक है, तो इसमें क्या जो श्री नारायण गुरु ने एक धर्म एक जाति और एक ईश्वर की जो उपदेश दिया था, उसमें नास्तिक या शिष्य कहें या ब्रह्म कहें, जो तमाम वर्ग के जो लोग होते थे, इसका अध्ययन से ये सिद्धांत प्रतिपादित होता है कि ना कोई ईश्वर, ना कोई जाति, ना कोई धर्म, तमाम चीज़ से रिलेटेड ये सिद्धांत उसमें दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था आपको पता होना चाहिए, नारायण गुरु द्वारा। अब देखिए छठा प्रश्न है, मराठों ने गुरिल्ला रणनीति किससे सीखी, ये आपको बताना है। देखिए, जो अगर क्वेश्चन 6 का अगर सही उत्तर दें तो इसमें से कोई भी ऑप्शन इसमें सही नहीं है, अगर कहें उपरोक्त में से कोई नहीं तो आंसर होगा इसका डी। ठीक है, अगर हम सातवें प्रश्न की तरफ बढ़ें तो सातवें प्रश्न क्या करें, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में कोमा गाता मारू क्या था। ये एक अगर बात करूं, ये कामा मातु गारा एक क्या था, एक ये जापानी जहाज था। अब देखिए क्या था, कामा गाता मारू ये भाप शक्ति से चलने वाला क्या था, एक समुद्री ये जहाज था। जैसे हमने भाप से चलते हुए जो इंजन देखा, स्टीम इंजन जिसे बोलते थे, और ये भी क्या था, ये भाप से चलने वाला है समुद्री, ये क्या था, शिप था, जहाज था, जिसे हांगकांग में रहने वालों ने जो रहने वाले थे बाबा गुरुदत्त सिंह ने इसे बाद में क्या कर लिया था, खरीदा था। अगर हांगकांग में बना था और जो बाबा गुरुदित्य सिंह ने इसे क्या करा था, खरीद लिया था। ठीक है, अगर हम बात करते हैं वहीं अगर ये आठवां प्रश्न है, भारत में वित्तीय केंद्रीकरण की दिशा में सर्वप्रथम महत्वपूर्ण कदम उठाने का श्रेय किस व्यक्ति को जाता है। तो अगर हम बात करें जो जाता है तो आपका इसका जो ऑप्शन है डी लॉर्ड मेयो को जाता है। कि इसमें क्या था, देखिए वित्तीय केंद्रीकरण पर लॉर्ड मेयो ने 1870 के संकल्प में स्थानीय सरकारी संस्थानों के विकास की कल्पना की, और इस संकल्पना पर वित्तीय केंद्रीय संबंध था। और अगर हम कहें 1861 में भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा उद्घाटन किया गया, और एक रूप से अगर हम कहें ये एक स्थायी एक विधिक हस्तांतरण ये था, आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं 9वें नंबर के प्रश्न की। 9वें नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए इसमें कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक मौलिक अधिकार भारत की भूमि पर सभी व्यक्तियों के लिए, चाहे वो नागरिक हो या भी विदेशी व्यक्ति हो, तो सबके लिए उपलब्ध है। देखिए इसका अगर सही उत्तर दें तो ऑप्शन डी इसका सही है, शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करते हैं। अब इसमें क्या था, देखिए अनुच्छेद 14 में इसका वर्णन किया गया है, जो विधि के समक्ष समानता और विधि का सम्मान संरक्षण करना किया जाता है। चाहे हम भारत के हैं, भारत के अन्य लोग हैं, तो सभी का यहाँ पर संरक्षण, बहुत उनकी सुरक्षा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। ये कहते हैं एक इसमें एक जो शत्रु देश होता है उसको छोड़कर, ठीक है, और शत्रु देश के साथ जो हम अगर बात करें जो शोषण के विरुद्ध का अधिकार उसको उस पर लागू नहीं होता है। अब बात करते हैं, देखिए जैसे कि अब हमने बात करी कि भैया अनुच्छेद अगर हम 20 की बात करें, अनुच्छेद 14 से लेकर आप 28 तक के अगर हम सभी करें जो मौलिक हमें अधिकार दिए गए हैं, उनमें ये तमाम चीज़ें आपकी क्या होते हैं, लागू होती। अब अगर हम अनुच्छेद 20 में करें, अपराधों के लिए दोषी सिद्ध होने के संबंध में उसका संरक्षण किया जाता है, और 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किया गया। अगर बात करें आर्टिकल 19A में अगर बात करें, प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार यहाँ पर दिया गया है, और अनुच्छेद 22 में कुछ मामलों में हिरासत और नज़रबंदी यहाँ पर संरक्षण दिया जाता है। ठीक है, और इसी प्रकार से अगर आप देखोगे 14 से लेकर 28 तक के जो जितने भी चीज़ें आती हैं, हमने कहा कि भारत में मौलिक अधिकारों की भूमि पर सभी व्यक्तियों के लिए, चाहे वो नागरिक हो या विदेशी हो, उनके उपलब्ध शोषण के विरुद्ध अधिकार, तमाम चीज़ें उसके अंतर्गत आ जाती हैं। अब यहाँ पर देखिए हमने कहा कि भैया नीति आयोग की बात करेंगे। 10वें नंबर का प्रश्न है, नीति आयोग का गठन कब हुआ। तो नीति आयोग का गठन जो हुआ था 1 जनवरी 2015 को हुआ था। योजना आयोग के स्थान पर इसका नाम जो बदल दिया गया था केंद्रीय मंत्रिमंडल के संकल्पना से या उसके
सहमति से इसका नाम क्या कर दिया था, जो था उसका नाम जब और नीति आयोग का गठन ये किया गया था। ठीक है, पहले क्या था, योजना आयोग था। ठीक है, अब अगर हम वहीं 11 नंबर का प्रश्न देखें, 11 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि भारत में जनता के धन का संरक्षक कौन है, जो भारत में जो जनता का जो धन है उसकी सुरक्षा कौन करता है। तो यहाँ पर दिए गए हैं आपके, देखिए, भारतीय संसदीय राष्ट्रपति द्वारा किए जाते भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक द्वारा या भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा। तो इसका सही उत्तर जो होगा, तो दोस्तों भारत का जो इसका सही उत्तर होगा सी, भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक, जिसे CAG भी हम कहते हैं इंग्लिश में, भारत की राज्य और केंद्रीय दोनों द्वारा किए गए सभी खर्चों के लिए लेखा परीक्षा तथा खातों का सर्वोच्च निकाय होता है इसके अंदर। इसीलिए इसे जो सार्वजनिक धन का संरक्षण इसे वास्तव में कहा जा सकता है। ठीक है, अगर हम बात करें 12वें नंबर का प्रश्न, 12वें नंबर का क्या कहा था कि जिला परिषद की जो विशेष बैठक बुलाने के लिए कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, जो कुल सदस्य संख्या हो उसकी अगर बात करें तो इसकी होती है 1/3 आपकी यहाँ पर बहुमत होना चाहिए किसी भी सदन में कोई बैठक को बुलाने के लिए। तो 1/3 सदस्य इसमें होना अत्यंत महत्वपूर्ण। देखिए, अगर हम बात करें एक कंप्यूटर जिसकी मेमोरी क्षमता 256 MB है, तो उसे अधिकतम किया जा उसमें अधिकतम स्टोरेज किया जा सकता है कितना। देखिए, इसका ऑप्शन ए है 256 गुणा 1024 गुणा 1024, ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, इतना ध्यान में रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया गया है कि भैया भारत किस वर्ष है, 14 नंबर का प्रश्न, किस वर्ष भारत के उच्चतम न्यायालय में ट्रांसजेंडर के तीसरे लिंग के रूप में मानने के लिए निर्णय पारित किया गया था। 2012, 2014, 2016, 2019। तो अगर इसका सही उत्तर दे 2014 को ये ड्राफ्ट तैयार हो गए, इसे मानक के रूप में निर्णय पारित किया गया था। ठीक है, अब वहीं अगर हम देखिए, अगर इसकी बात करें 2014 में ये मान्यता दी गई और इसमें ट्रांसजेंडर जो व्यक्ति होते हैं, चाहे पुरुष हो, महिला हो या तीसरे लिंग के रूप में, स्वयं ही उसको आइडेंटिफाई करेगा। ठीक है, अब देखिए 15 नंबर का अगर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये कह रहे हैं कि जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें ईसाइयों की संख्या सबसे कम है। सबसे कम है जहाँ पर ईसाइयों की अगर हम संख्या की बात करें तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए ईसाइयों की जो संख्या सर्वाधिक कम रही है वो आपके हिमाचल प्रदेश में रही है, और सभी राज्यों में ईसाइयों की संख्या क्या है, ज़्यादा है। और 15 नंबर का इसका डी है। अगर मैं आपके सामने रखूं जो ईसाइयों की जनसंख्या प्रति राज्य के अकॉर्डिंग 2011 में, तो राजस्थान पहला दिया गया है। राजस्थान में 96,430 ये यहाँ पर ईसाइयों की संख्या है। वहाँ मध्य प्रदेश में 2,13,282 है। और अगर बिहार की बात करो तो 1,29,247 है। और वहीं अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश की तो हिमाचल प्रदेश में 12,646 यहाँ पर है, 12,646 है। सबसे कम आपका हिमाचल प्रदेश ही है। देखिए, सियाचिन 16 नंबर का प्रश्न है। 16 नंबर का प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। सियाचिन हिमनद के निम्नलिखित दर्रों में से कौन सा भारत में ये स्थित नहीं है, तो आपको पता होना है गैर बरम करके ये है बी, 16 का बी सही है। ठीक है, अगर 17 नंबर का प्रश्न ये कह रहा है कि निम्न में से किसके सिद्धांत में भारत ने थाल वेग सिद्धांत का आह्वान किया था। तो अगर इसका सही उत्तर दें तो इसका सही उत्तर है आपका सी। अब क्या दिया गया था, सिद्धांत का कहना है कि दो राज्य या दो देशों के बीच नदी की सीमाओं को जल निकाय के बीच विभाजित किया जाएगा, और अगर वह जल निकाय नौका संचयन योग होगा, ये कहा गया है। इसमें था थाल वेग जिसे कहा गया। अगर हम 18 नंबर की अगर बात करें तो 18वें का क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तम प्रकार का लौह अयस्क है, तो इसका सही उत्तर है सी, मैग्नेटाइट करके है। देखिए, मैग्नेटाइट लौह अयस्क का सबसे अच्छा प्रकार माना जाता है। इसमें 72.4% इसमें क्या होता है, लोहा पाया जाता है, और यह गहरे भूरे रंग का कालापन लिए हुआ होता है, और इसे काला अयस्क भी इसे कहा जाता है। आपको पता होना चाहिए इसे, क्योंकि इसे काला अयस्क के रूप में भी जाना जाता है। अगर हम देखें 1900 नंबर का प्रश्न है,
जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की एक में अनुसूचित जनजाति की संख्या सबसे अधिकतम है? अधिकतम का एसटी की जनसंख्या सर्वाधिक रूप में है कह रहा है। देखिए, ये आपका सही उत्तर दूँ इसका, तो इसका बी उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में अगर बात करें जो एसटी कम्युनिटी की बात करें तो 35 लाख 35 को 14,08,777 इनकी क्या है जनसंख्या है। और अनुसूचित जाति की आबादी सबसे अधिक ये है कहाँ है? उत्तर प्रदेश में यहाँ पर मानी जाती है। और देश का सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या राज्य का जो उत्तर प्रदेश में इसका अपना प्रतिनिधित्व रखता है। अगर कहें पूरे उत्तर प्रदेश की में अगर जातियों के आधार पर अगर हम बात करें तो अपना प्रतिशत जो अगर इसका ग्राफ की अगर बात करें तो 16.6% यहाँ पर क्या है इनकी सहभागिता। अगर मैंने कहा ना कि अभी 35 करोड़ 14,08,377 इनकी क्या है जनसंख्या है। और ये राज्य में अपना जो प्रतिशत रखते हैं 16.6% ये रखते हैं। अगर वहीं हम 20वें नंबर का प्रश्न की अगर बात करें तो राजीव गांधी राष्ट्रीय भूजल प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान स्थित है कहाँ है? ये आपको बताना है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की कि हमने कहा था कि भैया कि जो 20वें नंबर का प्रश्न है राजीव गांधी राष्ट्रीय भूजल प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान स्थित है कहाँ पर है? यहाँ पर दिए गए भोपाल, लखनऊ, रायपुर और देहरादून। तो दोस्तों अगर सही उत्तर दूं तो ये आपके रायपुर में है। तो केंद्रीय जल शक्ति मिशन की अगर बात करें तो उसके जो मंत्री हैं श्री जो गजेंद्र सिंह शेखावत ने क्या हुआ था 25 फरवरी 2020 को रायपुर में राजीव गांधी राष्ट्रीय भूजल प्रशिक्षण एवं अनुसंधान का यहाँ पर किया गया, संस्थान का यहाँ पर किया गया था, भवन का उद्घाटन किया गया था, इनके द्वारा किया गया था। ठीक है, तो कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो राष्ट्रीय जो राजीव गांधी राष्ट्रीय भूजल प्रशिक्षण एवं शोध का संस्थान के उद्घाटन किसने किया था? तो गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया था 25 फरवरी 2020 को। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब अगर हम वहीं बात करें जो 21वें नंबर का प्रश्न है देखिए दोस्तों 21वें नंबर का जो प्रश्न है सेलुरियन सेल निम्नलिखित सेल तंत्र और उपतंत्रों में से किससे संबंधित है? तो आपको बताऊं ये इसका ए द्रविड़ सेल इसका जो आंसर होगा सी आपका आर्यन सेल तंत्र से इसका संबंध है। अगर वहीं 22वें नंबर का अगर प्रश्न अगर हम देखें तो 22वें नंबर का जो प्रश्न क्या कहता है उसको भी हम समझ लेते हैं। तो 22वें का क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से क्या भारतीय संघीय बजट 2023-24 में 7 प्राथमिकताओं और जिन्हें सप्तऋषि का नाम दिया गया है इनमें से नहीं है? देखिए, इनमें से जो नहीं दिया गया है तो क्या है? निम्नलिखित में से क्या भारतीय संघीय बजट 2023-24 की जो 7 प्राथमिकताओं जिन्हें सप्तऋषि का नाम दिया गया है निम्न में से नहीं है? तो अगर हम बात करें तो इसका जो इसका नाम जो में से एक जो ऑप्शन नहीं है तो इसका जो है आपका डी महिला सशक्तिकरण इसका क्या है? नहीं है। ठीक है, ठीक, इतना ध्यान में रखिए, महिला सशक्तिकरण इसका नहीं है। आपका जो 22वें का डी है। और मैंने इसलिए कहा क्योंकि यहाँ पर जो 7 प्राथमिकताओं की अगर बात करें उनका नाम अगर मैं बता दूं तो 7 इसमें कहा गया समावेशी विकास कहा गया, आखिरी व्यक्ति तक पहुंचने और जो वंचित वर्ग के हैं उन तक पहुंचने की बात की गई, बुनियादी ढांचे की बात की गई है और विचार क्षमता की बात की, हरित यहाँ पर लिखा हुआ है हरित विकास की बात करी गई, युवा शक्ति की बात करी गई, वित्तीय क्षेत्र की बात की गई। तो इसमें जो जिक्र है वो महिला से संबंधित नहीं है, महिला सशक्तिकरण का नहीं। ठीक है, अब भूकंप से प्रभावित 23वें नंबर का भूकंप से प्रभावित तुर्की की मदद के लिए भारत ने इनमें से कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था? यहाँ पर अगर सही उत्तर दूं इसका ऑपरेशन सी आपका ऑपरेशन दोस्त यहाँ पर क्या किया था?
प्रारंभ किया गया था, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब ये किसके कौन यहाँ से कौन गया था? एनडीआरएफ की जो टीम गई थी वहाँ, यहाँ उनको बचाव के रूप में यहाँ पर से गया था। ठीक है, क्योंकि आपसी देशों के बीच जो संबंध है उसको बेहतर करने के लिए ये किया गया था। और अगर हम बात करें 25वें नंबर का प्रश्न की अगर बात करें तो गूगल द्वारा शुरू की गई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्विस का क्या नाम है बताएं? तो इसका 25 का आपका बी बाट करके है। और 26वें नंबर का अगर हम बात करें तो 26वें नंबर का की अगर हम बात करें तो 26वें नंबर का क्या कह रहा है? तो गूगल द्वारा शुरू की 26 का भारत के निम्न में से किस राज्य में फरवरी 2023 को खेलो इंडिया गेम्स का विंटर गेम्स का आयोजन किया गया था? देखिए, हरियाणा किया गया था, जम्मू कश्मीर किया गया, असम किया गया था, गुजरात किया गया था। तो आपको पता होना चाहिए ये जो था ये आपके जम्मू कश्मीर में किया गया था कि युवा मंत्रालय और खेल मंत्रालय खेलो इंडिया विंटर गेम का जो आयोजन किया गया था जम्मू और कश्मीर में खेलो इंडिया परिषद और जम्मू और कश्मीर की जो शीतकालीन खेल संघ है उनके द्वारा इसको आयोजन किया गया। अगर वहीं देखें 27वें नंबर का प्रश्न संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को घोषित करता है, क्या करता है? इसमें संघों का राज्य इसमें क्या करता है? भारत को ये घोषित करता है, आपको ये पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर हम संघीय राज्यों की बात करें तो जैसे आपके भारत हो गया, इंडिया हो गया, जिसे हम कहते हैं राज्यों का संघ के तौर पे से माना जाता है। ठीक है, ये देखिए आपको पता होना चाहिए कि हम इसी ए से मैं आपको समझा रहा हूँ, तो ये आपको बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये होना है। ठीक है, अगर हम वहीं बात करें जो 28वें नंबर का प्रश्न कह रहा है निम्न में से किस राज्य ने फरवरी 2023 में भारत की पहली ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस की मेज़बानी की थी? यहाँ पर 4 राज्य दिए गए हैं। अगर हम सही अगर बात करें तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही है, उत्तराखंड ने इसकी मेज़बानी की थी। देहरादून में पहली बार जो हुई थी ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस की जो शुरुआत की थी, यू टॉप परिषद जो फॉरेस्ट है, यू फॉर्ट परिषद है, विज्ञान धाम झाकारा देहरादून में 3 दिवसीय क्या होता है? 17वीं उत्तराखंड राज्य विज्ञान प्रौद्योगिकी कांग्रेस 2023 के तहत ये प्रथम ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस की यहाँ पर शुरू की गई थी, आपको पता होना चाहिए। देखिए, दूसरा 29वें नंबर का अगर क्वेश्चन करें तो यहाँ पर देखिए चंद्र प्रशासन के अंतर्गत दस्तूर क्या था? अगर हम बात करें तो ये एक प्रकार का क्या था? ये भूमि कर था। अगर इसका सही उत्तर दें तो ए इसका सही उत्तर है। देखिए 30वें प्रश्न का अगर हम सही उत्तर दें, 30वें प्रश्न क्या कह रहा है? तो तालेश्वर ताम्रपत्र निम्न में से उत्तराखंड के किस राजा से संबंधित है? तो किस राजा से संबंधित है? तो आपको पता होना चाहिए इसका डी आंसर सही है, अग्रिवर्मन करके हैं। और 31वें का अगर इसका उत्तर दूँ, निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस राजवंश का वर्णन हिनसांग करता है? हिनसांग द्वारा जिस राज्य का उल्लेख किया गया है वो पौरव वंश है, बी इसका सही आंसर। पौरव वंश का जो उल्लेख है, जो चीनी यात्री जो हिनसांग था उसने अपनी यात्रा का जो वृत्तांत था उसमें इसका जिक्र किया गया है, किसका? पौरव वंश का। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए दोस्तों, 32वें नंबर का प्रश्न आपके सामने रखने जा रहा हूँ। तो रानी कर्णावती निम्न में से किस परमार राजवंश शासक की संरक्षिका थी? कभी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए ये जो थी संरक्षिका और पृथ्वी शाह के ये अंतर्गत संरक्षिका के रूप में थी, क्योंकि महापति जो शाह की मृत्यु के पश्चात क्या होता, जब 7 वर्षीय जो पुत्र था पृथ्वीपति शाह को गढ़ शासक का यहाँ पर शासक घोषित किया गया था। पृथ्वी शाह को शासक घोषित कर कर्णावती उनकी क्या बनी? संरक्षिका। ठीक है, जो इनकी पुत्र थी, इनकी पुत्र जो माता इसकी संरक्षिका, मतलब इनके गार्जियन पेरेंट्स के तौर पर ये थी। ठीक है, अब बात करते हैं 33वें नंबर का प्रश्न। तो काशीपुर पहले किस नाम से जाना जाता है? आप सभी को पता होगा, गौरीशरण। इसका सही उत्तर होगा बी। ठीक है, अब वहीं अगर हम 34वें नंबर का प्रश्न की अगर बात करें, 34वां नंबर प्रश्न क्या है वो? क्या उत्तराखंड का प्रथम राजनेता कौन था जिसे असहयोग आंदोलन के दौरान जेल भेजा गया था? ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जेल किसे भेजा गया था? कौन सा वो शासक था? देखिए, जो शासक था वो आपका ऑप्शन ए मोहन सिंह मेहता,
को भेजा गया था। अगर हम बात करें पहली दफ़े किसे भेजा गया था, पहली दफ़े, अभी ये तो राजनेता थे, तो पहली दफ़े जिसे भेजा जाएगा सी एम दास, सी आर दास को भेजा गया था। ठीक है, अब बात करते हैं 35वें नंबर का प्रश्न। 35वें नंबर, हर दूधा संबंध है किस चीज़ से है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो आपके नाग देवता से संबंधित है। ठीक है, बहुत से लोगों ने डी मारा होगा मगर वो गलत है। इसका जो है कि आपके नाग देवता से संबंधित। अब देखिए यहाँ पर 36वें नंबर का प्रश्न, छेपली एक रूप से क्या है उत्तराखंड की? ये ऑप्शन बी आपका नृत्य है। देखिए उत्तराखंड में पमरणी का कार्य क्या होता है? ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। 37वें नंबर का प्रश्न, तो देखिए ये एक प्रकार से क्या है, निश्चित गांव में राजस्व की एक मात्रा करना है। ऑप्शन ए इसका सही होगा। अब देखिए हिल जात की अगर हम बात करें तो हिल जात जो हिल जात है, हिल जात यात्रा का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? ये गोरखाओं द्वारा इसको प्रारंभ किया था। नेपाल के जो शासक थे पहले उनके द्वारा शुरू किया था, बाद में ये आपके पिथौरागढ़ तक आए थे। ठीक है, अब अगर हम वहीं बात करें 39 नंबर का प्रश्न, तो एक जो मेला लगता है मछली पकड़ने का मेला, किस चीज़ से संबंधित? इसे मौड़ मेला कहा जाता है। क्या होता है, दिवाली के पूर्व में सभी गाँव वाले नदी में जाते हैं, मछली मारते हैं। ठीक है, इसे इसलिए मौड़ मेला कहा जाता है। भरतराज एक लोक देवता हैं, किसके लोक देवता हैं? 40वें नंबर का प्रश्न है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम लोक देवता की बात करें तो ये आपके जॉन सार भाबर के थे। ठीक है, जॉन सार भाबर के क्या थे? देवता माने जाते हैं। अगर हम वहीं बात करें 41वें नंबर का प्रश्न है, तो 41वें नंबर का प्रश्न को आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण कि निम्नलिखित शिखरों में से कौन सा उत्तराखंड में स्थित नहीं है? देखिए ये जो शिखर नहीं है आपका ऑप्शन सी काला कांडी, ये आपका क्या है, ये वाला शिखर आपके उत्तराखंड के अंतर्गत नहीं आता है। अब देखिए 42वें नंबर का जो प्रश्न है बहुत ही अच्छा प्रश्न है, मैंने कई दफ़े इसे बताया। नौला स्वाभाविक रूप से होने वाला जल विद्युत जिसे हाल ही में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय महत्व के संरक्षण स्मारक के रूप में घोषित किया गया था, उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? देखिए ये जो है आपके सुनारा कोट आपके अल्मोड़ा जनपद के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसका ऑप्शन सी इसका सही है। अगर हम 43 नंबर का प्रश्न की बात करें, जमरानी बांध कहाँ बनाया जा रहा है? तो आपको सभी को बताया जमरानी जो बांध की जनपद में है तो नैनीताल जनपद के अंतर्गत आता है। अब वहीं अगर हम 40वें नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी झील चमोली जनपद में स्थित नहीं है? तो चमोली जनपद में कौन सी झील स्थित नहीं है? तो आपको ही बताना है। ठीक है, तो इसका जो लगता है पहला ऑप्शन ए सही है, चौकनी ताल ये नहीं है। ठीक है, अब 45वें नंबर का प्रश्न, 45 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से किस जिले की साक्षरता दर 2011 में के अनुसार सबसे कम है? तो सबसे कम आपके उधम सिंह नगर की है। ठीक है, अब वहाँ अगर बात करें 46वें नंबर पर जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार उत्तराखंड में महिला साक्षरता दर के आधार पर निम्नलिखित जनपदों का सही आरोही क्रम क्या होना चाहिए? ऑप्शन बी इसका सही है। ऑप्शन बी के आधार पर जैसे पहले पिथौरागढ़ है, फिर रुद्रप्रयाग है, फिर उधम सिंह नगर। ठीक, अब वहीं अगर 47वें नंबर का प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित नदियों में से कौन एक अलकनंदा नदी की बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी नहीं है? देखिए जो अलकनंदा की जो सहायक नदी के रूप में नहीं है वो मंदाकिनी नदी इसके अंतर्गत नहीं है, तो आपको ये पता होना चाहिए। क्योंकि अगर हम बात करें, देखिए अलकनंदा नदी की जो सहायक नदी बाईं ओर से जो आती है उनकी सहायक नदियों की अगर बात करें, सरस्वती आती है, धौली गंगा आती है, नंदाकनी आती है, पिंडारी आती है, और अगर दाएं से आने वाली जो नदी है वो आपकी मंदाकिनी नदी है। मंदाकिनी नदी आपकी जो आती है दाएं से आती है, ना कि आपकी बाएं से। ठीक है, इसमें पूछा गया है बाएं से, तो बाएं से नहीं आती, वो दाएं से आती है। अब बात कहते हैं 39वें नंबर का प्रश्न, तो निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा एक यमुना एंड टोंस नदियों के मध्य में निवास करती है? तो ऑप्शन ए आपके जो है जौनसार भाबर। अब 49 नंबर का प्रश्न, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार और 1920 के बीच में उत्तराखंड की बेरोजगारी दर 15 वर्ष से अधिक कितनी थी? अगर बताएं तो दोस्तों अगर सही आंसर दे तो इसका
जो होगा मेरे अकॉर्डिंग, तो वो आपका 7.1% ये होगा सी। अब इस कड़ी का अंतिम प्रश्न अगर रखूँ, राज्य उत्तराखंड राज्य की सूक्ष्म और लघु एवं मध्य उद्योग नीति 2015 में महिला उद्यमी को जो दी जाने वाली जो पूंजी अनुदान सब्सिडी की थी वो आपके 20 लाख, ठीक है, 20 लाख के 25 लाख के मध्य में ऑप्शन में इसको लेके चलूंगा, आपका बी, ठीक है। अब 91 नंबर का प्रश्न है। 91 नंबर का प्रश्न की अगर हम बात करें तो 91 नंबर का जो प्रश्न का जो सही उत्तर है वो आपका क्या है, आपका बी आपका 91 नंबर का प्रश्न का उत्तर सही है, ठीक है। अब बी कैसे, जो आप इसे मिला लीजिएगा इसके आधार पर, जैसे ए का 3 राष्ट्रीय गोविंद उद्यान कहाँ है आपका उत्तरकाशी में, और बी का एक जो अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य है अल्मोड़ा, नहीं सी का है बिनसर वन्यजीव अभयारण्य ये करके, ठीक है। अस्कोट वन्यजीव, तो ये तमाम जो चीज़ें दी गई इसके आधार पर आप देख लीजिएगा ऑप्शन बी इसका सही है, ठीक है। अब मैं 91 से जो ये आगे की श्री दूसरे भाग में लेके आ रहा हूँ, तो क्योंकि ये वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी इसलिए छोटी छोटी पार्ट में लेके आ रहा हूँ, ठीक है। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें।